Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन से हम बाकायदा तौर पे कंसेप्चुअल मार्केटिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल मार्केटिंग आखिर होती क्या है? ये आपके सामने एक स्लाइड पे आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे होंगे। इसमें गूगल है, ट्विटर है, यूट्यूब है, अपवर्क है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, अमेज़ॉन है, टिकटॉक है, फाइवर है, फेसबुक है। अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप गूगल पे जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनमें चले जाएं, आपको इनका अपना सर्च इंजन नज़र आएगा, अपने इनके मार्केटिंग मेथड नज़र आएंगे। अगर आप सर्च इंजन की ही बात कर लें तो गूगल का अपना सर्च इंजन है, ट्विटर का अपना सर्च इंजन है, यूट्यूब का अपना सर्च इंजन है, अपवर्क का अपना सर्च इंजन है, इंस्टाग्राम का अपना सर्च इंजन है। आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। गूगल को अगर देखा जाए, ये एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है जिसके अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं। हम इसी को ही आगे सीखेंगे, मगर जिस तरीक़ाकार से हम सीखेंगे उसके बाद आपको कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी किसी भी जगह पे जाके आपको रैंक करना। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ताल्लुक सिर्फ इंटरनेट डिवाइसेस, इंटरनेट कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ नहीं इतना होता जितना कि आपके माइंड के साथ होता है। अगर आपका मार्केटिंग माइंडसेट बन जाएगा तो फिर आप किसी भी फील्ड में जाके इजीली मार्केटिंग कर पाएंगे। क्योंकि हमने आगाज़ में भी ये बात कही थी, इंट्रोडक्शन में भी मैंने यही बात की थी कि हम मार्केटिंग को 4 तरीक़ों के साथ सीखेंगे। उसमें आपका मार्केटिंग माइंडसेट बनाया जाएगा, आपके मार्केटिंग फंडामेंटल्स क्लियर किए जाएंगे, आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करके दिखाया जाएगा। आज का मोस्टली लेक्चर जो है, आज का जो लेक्चर होगा वो थ्योरी बेस्ड लेक्चर है। उसमें प्रैक्टिकल बहुत कम है। उसमें कुछ ऐसी टर्म्स मैंने इस्तेमाल की हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग की बात की जाए तो इस बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं। ये मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है कि मार्केटिंग किन प्रोसेस से गुजर के आज जिस स्टेज पे खड़ी है, इस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, इस बारे में आज हम कुछ मज़ीद पढ़ेंगे, एडवांस लेवल की बातें पढ़ेंगे कि मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग का ऑफलाइन मार्केटिंग के साथ ताल्लुक क्या है, फ्री मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव है या पेड मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंट क्या होता है, एक इन्वेस्टर का मार्केटिंग में क्या किरदार होता है और एक एम्प्लॉय का मार्केटिंग में क्या किरदार होता है, इसके बारे में हम पीछे तफसील से बात कर चुके हुए हैं। आज जस्ट इसका ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, ठीक है, तो ताकि आपके माइंड से जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। और मार्केटिंग क्या होती है, एक्चुअल प्रोडक्ट को एक्चुअल टाइम पे एक्चुअल मेथड के थ्रू एक्चुअल लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। और मार्केटिंग किन प्रोसेस से गुजरती है। मार्केटिंग में सबसे पहले ज़रूरत पैदा होती है, उसके बाद वांट, नीड या कोई प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर उसके बाद सेल हम उसको करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट जो हमें वैल्यू मिलती है, अपनी मार्केटिंग के अगेंस्ट जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। फिर उसके बाद मार्केटिंग की डेवलपमेंट है कि पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, अब जो दौर है वो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। आने वाला दौर जो इन फ्यूचर में मेटावर्स का दौर आने वाला है, जो कि इससे भी एडवांस चीज़ होगी। और मार्केटिंग किस तरह, उसकी पावर क्या है, मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग की ताकत क्या होती है, मार्केटिंग मॉडल कैसे काम करते हैं, मार्केटिंग ही क्यों हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये सब सारी बातें तकरीबन हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बात समझ नहीं आ रही, आप जाके पहले लेक्चर सुने और लेक्चर सुनने के बाद अगर फिर भी माइंड में किसी किस्म की क्वेरीज मौजूद है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में आके आप बता सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। अब हम बाकायदा आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसमें मार्केटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये टर्म्स नहीं जानेंगे आपको आगे लेक्चर समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से मत घबराइएगा कि आज के लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिला, इस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराइएगा। इंशाल्लाह
मैंने आपको पहले ही कहा था कि 4 मेथड के थ्रू हम पढ़ेंगे। इसमें पहला मेथड था कि माइंडसेट बनाना, मार्केटिंग माइंडसेट, क्योंकि मार्केटिंग का इतना ताल्लुक टूल्स के साथ नहीं जितना कि आपके माइंड के साथ है। अगर आपका मार्केटिंग माइंडसेट बन गया तो आपके लिए कोई भी टूल चलाना मुश्किल नहीं रहेगा। एक प्लम्बर हो, उसे चाहे रेंच पकड़ा दें, प्लास पकड़ा दें, या कोई भी स्क्रू ड्राइवर उसे पकड़ा दें, या कोई भी उसके पास टूल हो, उसे बस पता हो कि इसको चलाना कैसे है तो वो चला लेगा। ठीक है, उसको पता हो कि मैंने इसे कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, तो वो उसे यूज़ कर लेगा। ये तो नहीं ना हो सकता कि वो एक रेंच की जगह पे स्क्रू ड्राइवर को यूज़ कर रहा है। ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे और मार्केटिंग आपका माइंडसेट बनाएंगे कि आप जो उसके पीछे, मार्केटिंग के पीछे जो सोच होती है, मार्केटिंग के पीछे जो थ्योरी होती है, उसके पीछे जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप गूगल ऐड चलाना चाहें, फेसबुक ऐड चलाना चाहें, टिकटॉक पे ऐड चलाना चाहें, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खुद को रैंक करवाना चाहें, अमेज़ॉन पर अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, तरीकाकार सबके अलग अलग है। ठीक है, आगे वो थोड़े थोड़े डिफरेंट है, मगर उनके पीछे जो माइंडसेट होते हैं वो एक ही है। माइंडसेट क्या होते हैं वो आज से हम बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ रही थी मार्केटिंग में ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। कि पहले जो दौर था वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था, टीवी एड्स हो गए, फेसबुक, उसके बाद रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, फ्लायर, ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग वे है। ठीक है, उसके मुकाबले में डिजिटल मार्केटिंग है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और आप कम कॉस्ट पे अपने पैगाम, अपना कंटेंट, अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। जहाँ तक बात करें हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी आप देखें तो ये ऑफलाइन तरीके से भी होती है, ऑनलाइन तरीके से भी होती है। ऑनलाइन तरीके से आप देखते हैं कि टीवी चैनल पे अगर ऑनलाइन ऑन एयर होते हैं तो वो क्या एक ऑनलाइन उसको शक्ल मिलती है। ठीक है, ऑफलाइन मार्केटिंग में आपके पास फ्लायर आते हैं, बिल बोर्ड आते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। उसके मुकाबले में ऑनलाइन मार्केटिंग है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब चूँकि दुनिया जो है वो तेज़ी से ऑनलाइन होती जा रही है, तेज़ी से डिजिटल होती जा रही है। अब हम इन तरीक़ाकार को छोड़ के, ट्रेडिशनल तरीक़ाकार को छोड़ के डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। ऑफलाइन तरीक़ाकार, ऑफलाइन जो मेथड्स है मार्केटिंग के, उनको छोड़ के हम ऑनलाइन मेथड की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको इंटरनेट की सूरत मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं, वहाँ पे ये रेडियोज़ काम आते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये FM जो उसके चैनल हैं वही चलते हैं, वहाँ पे वही न्यूज़पेपर ट्रेडिशनल मेथड ही है, वही जो चलते हैं मार्केटिंग के। क्योंकि मार्केटिंग कोई भी हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, ट्रेडिशनल हो, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर आपने माइंडसेट, इस लेक्चर को, मेरे लेक्चर को प्रॉपर सुन के आपने उनकी प्रैक्टिस करके, जो मैंने टास्क दिए उनको कंप्लीट किया, उनके असाइनमेंट्स बनाई और प्रैक्टिस किया, उसको एक प्रैक्टिकली गुजारा, हाथ से काम किया, कि सिर्फ मेरा लेक्चर सुन के आपने रख दिया कि ठीक है जी, जो बातें आपने कही हैं वो मुझे समझ में आ गई हैं, बस इतनी सी बात में आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो बातें वो माइंड से दोबारा निकल जाएंगी। सिर्फ 10% आपको याद रहेंगी, बाकी सारी की सारी आपके माइंड से निकल जाएंगी। अगर आप, जिस तरह मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको लिख लें तो आपको 90% बातें याद रहेंगी, तो सिर्फ 10% ही ऐसी बातें होंगी जो कि आपके माइंड से इधर उधर हो जाएंगी। ठीक है, ये डिफरेंट होता है कि लिखने में और ना लिखने में। उसके बाद एक टर्म आती है, एक और कंपैरिजन आता है मार्केटिंग का, आउटबाउंड और इनबाउंड। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या ऑफलाइन मार्केटिंग हो, इसमें ज़्यादातर तरीकाकार जो है ये आउटबाउंड ही है। आउटबाउंड वो तरीकाकार होते हैं कि आप कस्टमर के पास, एक मार्केटर जो है वो कस्टमर के पास चल के जाता है कि भाई आप ये चीज़ खरीद लो। ठीक है, आप घर में बैठे होते हैं, आपके दरवाजे पे कोई सेलमैन आता है, वो आपको कहता है कि यार ये मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, अगर आप आज के दिन 6 पीस मुझसे लेते हैं तो आपको 1 पीस फ्री मिलेगा। ठीक है, ये एक मार्केटिंग का तरीकाकार है। इसमें आप कस्टमर के पास नहीं गए, आप तो अपनी जगह बैठे हुए हैं, कस्टमर खुद चल के आपके पास आ रहा है। ठीक है, और कस्टमर जब चल के आपके पास आता है और उसका कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत कम होता है, जिनके बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी जो आपने उसके पीछे कष्ट की है, जो आपने उसके पीछे हिम्मत मारी है, टाइम लगाया, पैसा लगाया, उसका कन्वर्जन रेट भी जो आपको अच्छा मिले। ठीक है, बहुत कम होता है कि वो आप उसके बाद जाएं, वो आपसे चीज़ आप उसे दें और वो आपसे चीज़ खरीद लें। इसी तरह इसकी अगर हम
आउटबाउंड मार्केट को जदीद शक्ल में देखें, SMS मार्केटिंग आती है, उसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग आती है, जिसमें आप कस्टमर तक खुद पहुंचते हैं, आप कस्टमर को मैसेज करते हैं, आप कस्टमर को ईमेल करते हैं, मगर इनमें कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत कम होता है। उसके अगेंस्ट जो है इनबाउंड मार्केटिंग आ जाती है। और अगर हम आउटबाउंड मार्केटिंग को देखा जाए तो आप देखते हैं कि टीवी में ऐड जो है, अगर आप टीवी पे चलाएं उसके ऊपर आपको खाद की ऐड दिखाई दे रही है, तो आप कहें कि मुझे तो खाद में दूर दूर तक इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे क्यों ऐड दिखा रहे हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में सबसे बड़ी खामी यही है कि ऐसे लोगों तक भी ऐप की ऐड पहुंच जाती है जो कि आप जिनका दूर दूर तक आपके ऐड के साथ ताल्लुक भी नहीं होता, तो जिससे फिर कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत कम आता है और जो ऐड है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। उसके अगेंस्ट हम जब ऑनलाइन में जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाते हैं, उसमें हम खुद देखते हैं कि यार ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, इसकी कोई बैकग्राउंड में इसमें ये कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा है, चले ख़रीदना नहीं भी चाह रहा है, जस्ट मालूमात के लिए कोई चीज़ सर्च आउट कर रहा है, तो हम उसको भी अपनी ऐड दिखाते हैं कि अगर आप मालूमात आप ले रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ज़ाहिर आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो कल को आपके पास अगर बजट होगा तो आप ये चीज़ लाजमी खरीदेंगे, तो फिर हम उसी भी आप पे उसको वो चीज़ दिखा देते हैं। मगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, ऑफलाइन मार्केटिंग हो, आउटबाउंड मार्केटिंग हो, इनमें ये चीज़ें नहीं होती। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। ये आउटबाउंड मार्केटिंग जो है वो आप सादा अल्फाज में ये समझेगा, आउटबाउंड मार्केटिंग में आप कस्टमर के पास खुद चल के जाते हैं, वो आपकी चीज़ पसंद करे या ना करे। मगर इनबाउंड मार्केटिंग में कस्टमर आपके पास जो है ना वो आता है, ठीक है। कस्टमर आपके इंटरेस्ट लेता है, कस्टमर देखता है, कस्टमर आप एक वेबसाइट बनाइए, आप एक मोबाइल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो मोबाइल कंपनी की आप वेबसाइट बनाते हैं, एक कस्टमर है, अगर आपने उसको अगर आपने अपनी वेबसाइट को अच्छे अंदाज में रैंक किया हुआ, उसकी प्रॉपर SEO की है, प्रॉपर उसके अच्छे विजुअल डाले, अच्छा कंटेंट उसका ऑप्टिमाइज किया है, तो जो कस्टमर है, जो ऑडियंस है, वो खुद चल के आपके पास आएगी। अगर आपने वेबसाइट नहीं भी बनाई, फेसबुक पेज बनाया, ठीक है, आप उसके ऊपर लिस्टिंग करके अपने मोबाइल को सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर जो अगर फेसबुक पे मौजूद है वो खुद सर्च करेगा। इसी तरह टिकटॉक है, अगर आप टिकटॉक पे रिव्यूज़ बना रहे हैं, या यूट्यूब का चैनल है, अगर आप किसी मोबाइल का रिव्यू दे रहे हैं, तो कस्टमर वो खुद सर्च करेगा कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए यार, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो ये आपके सामने ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ये हम पहले इस पे बात काफ़ी कर चुके हैं, तो आप लास्ट लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कि हमने इस बारे में मुकम्मल हम बहस कर चुके हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है। उसके बाद एक और तरीक़ेकार से हम मार्केटिंग को समझते हैं। मार्केटिंग का एक और तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। जब हमने ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, ना हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पढ़ेंगे, ना ऑफलाइन मार्केटिंग का पढ़ेंगे, ना ही आउटबाउंड मार्केटिंग का पढ़ेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो ऑनलाइन मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ऑफलाइन मार्केटिंग का क्या ताल्लुक है। मगर मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि ऑफलाइन मार्केटिंग का ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अगर आपके पास आपके सामने ऑडियंस नहीं होगी, आपके सामने टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगी, आपके सामने अपनी ऑडियंस का एज ब्रैकेट नहीं होगा, आपके सामने अपनी ऑडियंस का जेंडर नहीं होगा कि वो मेल आपकी प्रोडक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या फीमेल आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके सामने ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आप कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको चेक कर पाएंगे, उनको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा ज़ाती मानना ये है कि ऑफलाइन मार्केटिंग का ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसी तरह आउटबाउंड मार्केटिंग का इनबाउंड मार्केटिंग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो ये देखती है कि मेरी जो ऑडियंस है सबसे ज़्यादा किस सिटी में मौजूद है, मैं किस सिटी में जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा सेल मिलेगी, किस सिटी में मेरे कॉम्पिटिटर्स कम हैं, ठीक है,
किस सिटी में मेरी प्रोडक्ट चल सकती है और मेरी प्रोडक्ट में कितनी जान है कि वो इस शहर में चल सकती है, बड़े शहर में चल सकती है, छोटे शहर में चल सकती है। वो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई ऑफलाइन मार्केटिंग से ही करेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। मगर जब आप किसी कोई चीज़ आप ऑलरेडी आप एक ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा, आपको समझ आ रही है कि यार अगर आप बनाई जेंट्स की प्रोडक्ट रहे हैं तो कैसे आप लेडीज़ इंटरेस्ट को टारगेट करके, आप फीमेल को टारगेट करके, फीमेल ऑडियंस को आप टारगेट करके उन तक अपनी प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल गेट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इन बातों को जो मैं आज समझाना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको आपके माइंड में ज़रूर आएगी, मगर जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आए, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक और कंपैरिजन के साथ मार्केटिंग को देखते हैं कि मार्केटिंग में दो तरीकाकार होते हैं, एक पेड होता है, एक फ्री होता है, ठीक है। पेड तरीकाकार क्या है? आपने फेसबुक को या गूगल को या किसी भी प्लेटफॉर्म को आप पैसे देते हैं और उसके ऊपर आप अपनी कंपेन या एड रन कर देते हैं, ये तो पेड हो गया। उसके बाद फ्री मेथड है। फ्री मेथड में हम क्या करते हैं? फ्री मेथड में हम उस पेज की अच्छी सी एसईओ करते हैं, उसकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, अच्छा कंटेंट उस पर अपलोड करते हैं। बाज़ वैसे भी होता है कि आपको पेड तरीका का जरूरत नहीं पड़ती है, आपका कंटेंट ही इतना अच्छा और यूनिक होता है कि आप कंटेंट अपलोड करते हैं और आपका कंटेंट वायरल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है कंपैरिजन SEM और SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं, मैंने आगे फेसबुक का आपको लेक्चर करवाया था, फेसबुक के हमने लेक्चर्स लिए थे, उसके अंदर मैंने बेसिक जो चीज़, सबसे मेन चीज़ जिस पे फोकस किया था वो थी SEO। क्योंकि अगर आप अपने पेज की, अपने YouTube चैनल की, अपने स्टोर की अच्छी SEO करते हैं तो आपको उतने ज़्यादा पैसे कम लगाने पड़ते हैं पेड मेथड में। मेरा आगे भी फोकस यही होगा कि मैं आपको अनपेड तरीके से रैंक होने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ कि अनपेड तरीक़ेकार कौन से हैं, अनपेड मेथड कौन कौन से हैं कि जिससे हम रैंक कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों मार्केटिंग की ही एक किस्म है, सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि SEO को सर्च इंजन मार्केटिंग की ही सब कैटेगरी काउंट करते हैं। वो कहते हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग के नीचे दो मेथड काम करते हैं, डिस्प्ले मार्केटिंग और SEO। डिस्प्ले मार्केटिंग को वो पेड मेथड कहते हैं और SEO को जो वो फ्री कहते हैं। क्योंकि SEO के अलावा भी आप बैक लिंक्स बनाते हैं इसमें और काफ़ी कुछ आता है, वो हम आगे सब कुछ तफसील के साथ पढ़ेंगे। आप अपना कंटेंट जो है वो सोशल साइट पे जाके शेयर करते हैं, लिंक्डइन पे जाके शेयर करते हैं, पिंटरेस्ट पे जाके आप पिन लगाते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे जाके आप उसको हैशटैग के साथ उसको रैंक करवाते हैं। ये एक अनपेड मेथड है, ठीक है। उसके मुकाबले में पेड मेथड है जिसके हम प्रॉपर ऐड चलाते हैं, ठीक है। हम पहले फ्री वाले मेथड जितने भी हैं वो सारे पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक मेथड जितने भी हैं वो हम पढ़ेंगे। इस साइड में मैंने सारे पेड मेथड लिखे हैं, उसमें पेड में SEO पेड आ जाता है, SEM आ जाता है, डिस्प्ले मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। उसके मुकाबले में फ्री में आता है, SEO आता है, ऑर्गेनिक आता है। इनके पेड के अपने तरीक़ेकार है, पेड के जो है वो अपने बेनिफिट्स हैं, फ्री वाले अपने बेनिफिट्स हैं। देखिए, अगर तो आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, ठीक, आपका ऑफलाइन ऑलरेडी बिजनेस है, आप उसको जस्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए पेड मेथड जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके मुकाबले में अगर आप अपना कंटेंट अपलोड करके अपने चैनल को, अपने पेज को, अपनी वेबसाइट को या अपने स्टोर को मोनेटाइज करके वहाँ से अर्न करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए फ्री मेथड जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे आपके लिए। ऑर्गेनिक वे से जितना आप ज़्यादा रैंक करें, क्योंकि अगर आप YouTube चैनल पे आप वीडियो डालते हैं, अगर तो आपके
वो उनकी जो एक रिक्वायरमेंट है कि 4000 घंटे वॉच टाइम हो, 1000 सब्सक्राइबर हो, तो फिर हम आपकी मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं। और अगर आप 4000 घंटे वॉच टाइम किसी पेड मेथड से लेते हैं, गूगल एड्स के थ्रू आप लेते हैं, तो वो आपके जो घंटे होंगे वो काउंट नहीं करेगा। वो क्योंकि वो चाहता ये है कि कंटेंट क्रिएटर मेरे पास आए और ऑर्गेनिक वे से खुद को रैंक करे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें दोनों मेथड को सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम अनपेड मेथड को सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप फ्री में जितना ज़्यादा खुद को रैंक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को पहले नंबर पे ला सकते हैं, अपने पेज को टॉप पे ला सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल को टॉप पे लाना चाहते हैं, किसी भी चैनल पे जाके आप खुद को टॉप पे लाना चाहते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले जो है वो फ्री वाले मेथड जो आप यूज़ करेंगे। इसमें आपको टूल्स बाय करने पड़ते हैं, वो बिल्कुल ही इंतहाई सस्ते टूल्स होते हैं, वो आप बाय करके अपना काम चला सकते हैं। तो इसलिए हम पहले फ्री वाले मेथड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद पेड मेथड की तरफ आएंगे। क्योंकि फ्री वाले मेथड में हम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अगर मैं पेड वाले मेथड में चला जाऊँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आप एक एक्सपीरियंस से गुजरें, आपके पैसे भी ज़ाया होते रहेंगे और रैंक तो आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे, मगर आपके साथ साथ पैसे भी ज़ाया होंगे और आप अनपेड जो है वो फ्री वाले मेथड है वो आप सीख नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जस्ट पेड मेथड के थ्रू ही आप रैंक कर पाए। जब तक आपके अनपेड जो तरीकाकार जो अगर आपको एसईओ के प्रॉपर समझ नहीं आई, तो आप पेड तरीकाकार में भी खुद को रैंक प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि यार, क्योंकि इन चीज़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रही हैं, या मैं सीखता हूँ या कोई भी सीखता है, वो क्यों सीख रहा है? वो अर्निंग है, वो ट्रैफिक गट करने के लिए सीख रहा है। ट्रैफिक चाहे पेड मेथड से हो या अनपेड मेथड से हो, हमें तो हमारा मसला तो ट्रैफिक लेना है। तो ट्रैफिक कैसी आएगी? ट्रैफिक आएगी जब हम इसको प्रॉपर अच्छे अंदाज में ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो फिर ट्रैफिक आएगी। तो ट्रैफिक आएगी तो फिर हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे? ट्रैफिक आएगी तो अर्निंग आएगी। तो अर्निंग कैसी आएगी? अर्निंग आएगी तो ट्रैफिक आएगी, ठीक है। अर्निंग के लिए हम ट्रैफिक को चाह रहे हैं, और ट्रैफिक हम क्यों चाह रहे हैं कि ट्रैफिक हमारे पास आएगी तो हमारे पास अर्निंग आएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मार्केटिंग को एक और तरीक़ेकार से समझते हैं। ATL यानी अबव द लाइन, BTL बिलो द लाइन, और TTL थ्रो द लाइन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आप देखें तो वो सारी एग्जांपल जो है वो अबव द लाइन है, जिसमें आप अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी ऑडियंस आई है, कहाँ से आई है, मेल आए हैं, फीमेल आए हैं, उनकी एज क्या है, उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक क्या क्या है, ठीक है। ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जबकि BTL में हम ट्रैफिक को कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम डिफरेंट वे से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमारे पास किस तरह की ऑडियंस आ रही है, उनके इंटरेस्ट लेवल क्या क्या है, ठीक है, उनके बैकग्राउंड क्या क्या है। और अगर थ्रो द लाइन को देखा जाए तो थ्रो द लाइन खुद एक कोई भी मार्केटिंग टर्म नहीं है, तो वो जस्ट इन दोनों को मिला के की जाती है। उसमें ये दोनों मेथड ही हम आगे पढ़ेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम ट्रैफिक को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ट्रैफिक को मेजर कैसे कर पाते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिनसे हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक जो है वो कहाँ से आ रही है। तो आपके सामने 4 मेन सोर्सेज हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि आपके पास ट्रैफिक आ रही है। जिसमें सबसे पहले सर्च, जिसमें आपके सामने सर्च इंजन आ जाते हैं, गूगल आ जाता है, बिंग आ जाता है, याहू आ जाता है, डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन आ जाते हैं। आप वेबसाइट बनाते हैं और आपके पास ट्रैफिक आती है, ठीक है, तो और आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि आपके पास किस किस्म की ट्रैफिक आ रही है और कितनी ट्रैफिक आ रही है। अगर आज फ्राइडे है तो आज के दिन मेरे पास कितने लोग, कितने विजिटर मेरी वेबसाइट पे आए हैं, कितने विजिटर मेरे स्टोर पे आए हैं, ठीक है, कितने लोगों ने मेरी प्रोडक्ट को टेस्ट किया और कितने लोगों ने मुझसे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। उसके बाद आ जाता है सोशल।
सोशल के आपके सामने काफ़ी नेटवर्क है, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है सोशल चैनल की। उसके रोज़ नए नेटवर्क भी आ जाते हैं, टिकटॉक आ जाता है, स्नैपचैट आता है, उस पर आप चेक कर पाते हैं कि आपके सामने एक ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपके पेज से आ रही है, आपके पेज पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, अगर आपने टिकटॉक पे वीडियो की अपलोड की हुई है उसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, वो एक ये ट्रैफिक को कैलकुलेट करने के ये दो मेन जो है वो सबसे मेन ज़राए हैं। उसके बाद डायरेक्ट मैसेजिंग आती है। डायरेक्ट मैसेजिंग में क्या होता है कि जब आप ये फर्स्ट 2 स्टेप से आप गुजरते हैं, सर्च और सोशल के बाद आपका जो कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। आपके पास उसका, अगर आप लीड जनरेशन की ऐड चला के आप उसका ईमेल लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर, उसका व्हाट्सअप नंबर लेते हैं, तो फिर भी आपका उसका पर्सनल रिलेशन जो है वो बिल्ड हो जाता है, जिसकी मदद से आप उसको व्हाट्सअप कर पाते हैं, उसको SMS मार्केटिंग कर पाते हैं और साथ में आप उसे ईमेल कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लास्ट में रेफरल। ये रेफरल का भी जो है ये भी बहुत अहम किरदार होता है ट्रैफिक को कैलकुलेट करने में। वो इस तरह, अगर आपने प्रोडक्ट किसी को सेल आउट की है या अपनी सर्विसेज जो है वो किसी को ऑफ़र की हैं, तो अगर आप उसको अच्छी सर्विसेज लगी हैं तो आपके पेज पे या आपकी वेबसाइट पे एक अच्छा फीडबैक छोड़ के जाएगा, और अच्छे फीडबैक की वजह से आपको मज़ीद कस्टमर मिलेंगे, मज़ीद क्लाइंट्स मिलेंगे, मज़ीद आपकी ट्रैफिक जो है वो बूस्ट होगी। और अगर वो वहाँ पे रिव्यू नहीं भी छोड़ता, उसको चीज़ अच्छी लगी है, उसे कोई भी पूछेगा कि आपने ये चीज़ कहाँ से बाई की है, ठीक है, तो वो आपके स्टोर का उसको लिंक देगा, आपके स्टोर का उसको हवाला देगा। तो इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते आपकी मार्केट जो है वो बूस्ट होगी, वो फिर आगे बताएंगे। ठीक है, इसमें आपके प्रोडक्ट में, आपके कंटेंट में जान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आ जाती है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को लेते हैं, वो और उसे कोई चीज़ टेस्ट करवाते हैं और वो उस पर एक वीडियो बना देता है, या उसके अपने पेज पे जाके, अपने चैनल पे जाके, अपनी वेबसाइट पे जाके वीडियो बनाते हैं, अपना उसका अच्छा सा कंटेंट बना के अपलोड कर देता है, और जो जितनी उसकी ऑडियंस होती है वो सारी जो ट्रैफिक है वो आपके पेज पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि कंटेंट, क्योंकि कंटेंट का बहुत अहम किरदार होता है। मैंने आपको बताया था, मैं अभी बता देता हूँ कि कंटेंट जो है अमूमन 4 किस्म का होता है, जिसमें टेक्स्ट आते हैं, फ़ोटोज़ आते हैं, वीडियोज़ आती हैं, ऑडियोज़ आती हैं। ये 4 किस्म का जो कंटेंट है वो हम इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप वीडियो कंटेंट अपलोड करते हैं। और अगर टेक्स्ट को देखा जाए तो टेक्स्ट पे आप वेबसाइट पे जाके अच्छा सा कंटेंट अपलोड करते हैं और साथ उसके अच्छी सी पिक्चर्स लगाते हैं, जिससे कि आपके विजुअल कंटेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ऑडियो की बात की जाए तो आप एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करते हैं, जिसकी आवाज़ लोग सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, उसकी आवाज़ में आप रिकॉर्ड करा के अपना कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। यही 4 किस्म के जो कंटेंट है वही अपलोड होते हैं। आपने शुरू से इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर हम टेक्स्ट की मद में कंटेंट तैयार करवा रहे हैं तो किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, फ़ोटोज़ होनी चाहिए तो वो किस तरह की होनी चाहिए, वीडियो किस तरह की बननी चाहिए, कि किस तरह उनमें यूनिकनेस और ब्यूटी आए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा कंटेंट जो वायरल हो। क्योंकि कंटेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जितनी कंटेंट की इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतनी किसी और चीज़ की नहीं है। स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि कंटेंट कितने टाइप का होता है, मगर कंटेंट लोगों तक पहुंचता कैसे है, इसके लिए हम पैसो मॉडल ऑफ कंटेंट को देखते हैं। पैसो पेड अर्न शेयर ऑन मीडिया का मुखफ़फ़ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है पेड मीडिया। पेड मीडिया से मुराद आपका कंटेंट जो कि आप पैसे दे के वायरल करते हैं। ठीक है, वो चाहे आप गूगल को पैसे दे के वायरल करें या किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप पैसे दे के आप वायरल करवाएं या फेसबुक ऐड के थ्रू आप पैसे दे के आप वायरल करवाएं। ठीक है, ये एक पेड मीडिया होता है, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ऐड चला के लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट आपको आप वायरल तो होते हैं और आपको अच्छी खासी आपकी कम्युनिटी भी जनरेट होती है, मगर पैसे लगा के होती है। उसके बाद आ जाता है अर्न मीडिया। अर्न मीडिया से बना, जैसे आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे आपने कोई अच्छी यूनिक कंटेंट, कोई वीडियो बना के अपलोड कर दी जिसको लोग देखना या सुनना पसंद करते हैं, तो वो आपकी वीडियो जो रातों रात वायरल होगी। ये आपका एक अर्न मीडिया है। ठीक है, और
आपके वायरल होने की वजह से किसी अच्छे बड़े इन्फ्लुएंसर ने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपने एक कंटेंट बनाया था, उसके अगेंस्ट आपको ये अवार्ड मिला कि आपको एक अच्छे इन्फ्लुएंसर ने बुलाया। जब आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर ने बुला कर आपका इंटरव्यू किया या आपकी वीडियो को उसने शॉर्ट आउट दिया, तो उसके अगेंस्ट आपको आपके चैनल पे, आपकी वेबसाइट पे मज़ीद ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी। तो ये होता है अर्न मीडिया। उसके बाद आ जाता है शेयर मीडिया, क्योंकि आप अपना कंटेंट बना के फेसबुक पे, टिकटॉक पे या किसी भी सोशल चैनल पे आप शेयर करते हैं, मगर वो आपकी मलकियत नहीं होता। शेयर और ऑन मीडिया में फ़र्क ये है कि शेयर मीडिया में आप किसी चैनल के मोहताज होते हैं। अगर आप फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे आप अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, तो आप फेसबुक के मोहताज हैं। अगर किसी वजह से पाकिस्तान में फेसबुक बैन होती है तो आपका कंटेंट भी गायब हो जाएगा इंटरनेट से, ठीक है। वो जब उस वक्त तक ऑन नहीं होगा जब तक फेसबुक दोबारा ऑन होती है, ठीक है। अगर फेसबुक वैसे ही अपना जो है वो सिस्टम शट डाउन कर देते हैं तो आपका कंटेंट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह और जो ऑन मीडिया होता है वो वहाँ पे आपका कंटेंट जो वो आपकी ज़ाती मिल्कियत में होता है, 100% जो है आपकी ज़ाती मिल्कियत होती है, ठीक है। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जो शेयर मीडिया होता है वो एक किराए का मकान होता है कि वो जो मालिक मकान है वो किसी वक्त आपसे खाली करवा सकता है। और ऑन मीडिया में वो आपका एक मालिक, आपको खुद आपके पास मलकियत होती है, आपके पास ऑनरशिप होती है, आप उस चीज़ के मालिक होते हैं। ऑन मीडिया में सबसे मेन किरदार जो वेबसाइट का होता है। इसके अलावा आप चैनल बनाते हैं, आप अमेज़ॉन पे स्टोर बनाते हैं, उसमें आप अमेज़ॉन की आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो अप करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि वो किस तरह चाहते हैं, किस तरह मैं अपने स्टोर को रैंक कर सकता हूँ, मैं कौन सी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ और कितने मार्जिन में सेल कर सकता हूँ, और मैं कस्टमर को फीडबैक में किस तरह का दे सकता हूँ। उसमें आपको अमेज़ॉन की जो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। इस तरह आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको यूट्यूब के जो क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह फेसबुक पे पेज बना के अपना अपलोड, ये अलग बात है कि लोग इनके थ्रू पैसे कमा रहे हैं, मगर वो पार्टनरशिप पे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी भी ऐसे सोशल चैनल पे, तो वो आपकी मिल्कियत से निकल के एक पार्टनरशिप पे चली जाती है, वो फिर आपकी मिल्कियत नहीं रहती, उसमें फेसबुक भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आप किसी वजह से डिलीट भी कर देते हैं, कल को कोई फेसबुक को नोटिस जाता है तो फेसबुक वो दोबारा डाटाबेस से निकाल के आपकी जो पिक्चर है या आपका कोई भी कंटेंट है वो सामने ला सकता है, ठीक है। मगर ऑन मीडिया में ऐसे नहीं होता। और ऑन मीडिया में आपकी ट्रैफिक जो या आपने जो कुछ अर्न किया होता है वो डूबने के चांस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और वेबसाइट जो है वो इसकी सबसे अहम किस्म है, क्योंकि वेबसाइट आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है, और इस तरह आप स्टोर बनाते हैं इंटरनेट पे तो वो आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम आगे भी इसी बारे में आगे मज़ीद पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज आपकी असाइनमेंट ये है कि आज आपने जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है, उनकी आपने साथ साथ एक एक मिसाल लिखनी है, ठीक है। एक एक एग्जांपल आप नेट से ढूंढें या जैसे भी सर्च आउट करें, उनकी आप एक एक एग्जांपल लिखनी है आपने। इस सर्च की, सोशल की, डायरेक्ट की, अबव द लाइन की, बॉटम द लाइन की, थ्रो द लाइन की, पेड की, SEM की, डिस्प्ले मार्केटिंग की, ठीक है। इनकी आपने सिर्फ एक एक एग्जांपल लिखनी है। तो बाकी जो स्लाइड्स हैं वो इंशाअल्लाह उन पे हम कल बहस करेंगे, आने वाले लेक्चर में हम बहस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।